हेलो फ्रेंड्स, द एपिक वैदिक टेल्स के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो है स्कॉर्पियो और 8th हाउस के ऊपर। तो स्कॉर्पियो और 8th हाउस को मैं इस वीडियो में एक साथ कवर क्यों कर रही हूँ। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वो 8वें घर से काफ़ी मिलता जुलता है। ऐसा इसलिए है कि कालपुरुष कुंडली में 8वां घर कौन ओन करता है? मंगल। वहाँ राशि कौन सी है? स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक 8th हाउस की एनर्जी से मिलती जुलती है। उसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, स्कॉर्पियो जो है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का ज़ोडिएक साइन है। ये एकमात्र ज़ोडिएक साइन है जहाँ एक प्लैनेट डेबिलिटेटेड तो है, पर वो कोई प्लैनेट वहाँ पर एग्जॉल्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैंसर साइन को लें तो वहाँ पर जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है, वहीं वहाँ पर मार्स डेबिलिटेटेड होता है, नीच का होता है। वैसे ही अगर हम कैप्रिकॉर्न को देखें तो वहाँ पर मार्स एग्जॉल्टेड होता है और जुपिटर डेबिलिटेटेड होता है। तो कोई ग्रह किसी राशि में अगर नीच का होता है तो उसी राशि में कोई उच्च का भी होता है। पर स्कॉर्पियो एकमात्र ऐसा ज़ोडिएक साइन है जहाँ मून यानी चंद्रमा नीच का हो जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी प्लैनेट उच्च का नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है वो बहुत ही डिफिकल्ट है प्रोसेस करना। अगर आप चार्ट में भी देखें तो आपका 8वां घर किस चीज़ का है? जितने भी सीक्रेट्स हैं, डार्क चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो लाइफ में या एक नॉर्मल पर्सन के लिए प्रोसेस करना इजी नहीं होता, वो सारी चीज़ें हम 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस होता क्या है? 8th हाउस हमारे आयु का स्थान है। हमारी एज, हमारी लाइफ कितनी रहेगी, हम कितना लंबा जिएंगे, उस चीज़ को हम 8th हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हमें मिलेंगी लाइफ में, या हमारी लाइफ स्मूथ रहेगी या ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा आएंगे, हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस ज़्यादा होंगे या स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? 8th हाउस से पता चलती हैं। जितनी भी डार्क चीज़ें होती हैं, जितने भी डार्क साइंसेस हैं, ओकल्ट हो गया, या ऐसी चीज़ें जिनके बारे में कम लोगों को पता है या जिन पर खोज ज़्यादा नहीं हुई है, उनको भी हम 8वें घर से देखते हैं। इसीलिए 8th हाउस रिसर्च का भी है। तो वो लोग जिनके बहुत सारे प्लैनेट्स 8th हाउस में होते हैं, अक्सर करके वो रिसर्च लाइन में जाते हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं जिनके बारे में अभी ज़्यादा स्टडी नहीं हुआ है या जिनके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, पता नहीं है। तो ये हाउस रिसर्च पर्पस के लिए इसलिए अच्छा भी माना जाता है। उसके सिवा ये हाउस आपके जॉइंट एसेट्स का है। मैरिज हाउस से सेकंड है, इसलिए आपके पार्टनर और आपका जो जॉइंट एसेट है, आपके पार्टनर के जो एसेट्स हैं, उनको भी हम 8th हाउस से देख सकते हैं। सडन गेन और लॉस के लिए भी 8th हाउस को देखा जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जिनकी लॉटरी निकल जाती है, तो उस चीज़ को आप कहाँ से देखोगे, कहाँ से जज करोगे? 8th हाउस से जज करोगे। इसीलिए स्पेक्युलेटिव बिजनेस में सक्सेस के लिए 8th हाउस स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर सडन गेन लॉस इन सब चीज़ों से डील कर रहे होते हो। तो वहाँ अगर आपका 8वां घर स्ट्रांग होता है, आपके फेवर में होता है, तो आपको लॉस के कंपैरिजन में गेन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लिए भी या स्टॉक वगैरह के लिए ये अच्छा हाउस माना जाता है। उन चीज़ों को प्रिडिक्ट करना जिनके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है? तो अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर आप चीज़ों को फोरकास्ट कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कोई मॉडल प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस मॉडल प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जिसके बारे में जानकारी नहीं है, उसके बारे में आप कुछ भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो उनको भी हम 8वें भाव से ही देखते हैं। इसीलिए आजकल के टाइम में 8th हाउस का इम्पोर्टेंस, महत्व बढ़ भी गया है। उसके सिवा 8th हाउस आपके लाइफ में आने वाले सडन अप्स एंड डाउन्स का भी हाउस है। ये हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अगर किसी के 8th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं तो ऐसे लोग, उनके जीवन में स्थिरता नहीं होती है, बदलाव ज़्यादा होते हैं। हो सकता है कि वो लोग हमेशा ट्रैवल करते रहें, प्लेसेस बदलते रहें या प्रोफेशन बदलते रहे, डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट विच इज़ प्लेस्ड इन 8th हाउस। 8th हाउस में कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है, उस हिसाब से उनके लाइफ में उनको ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं।
उसी तरीके से स्कॉर्पियो साइन के साथ भी है। अगर किसी के बहुत सारे प्लैनेट्स 8th में हैं तो भी 8th हाउस के इफेक्ट्स उनके लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पर साथ ही साथ अगर किसी के बहुत सारे प्लैनेट्स स्कॉर्पियो में हैं तो भी आपको सिमिलर रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली वो रिजल्ट्स 8th हाउस के तरह हो ये ज़रूरी नहीं है, पर बहुत सारे सिमिलर रिजल्ट्स आपको स्कॉर्पियो साइन के साथ भी मिलते हैं। स्कॉर्पियो साइन मार्स रूल्ड साइन है, उसमें मार्स की एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी बहुत डायरेक्ट नहीं है। ऐसा कह सकते हैं, एक तो वाटर साइन है, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर चीज़ें बहुत ही सीक्रेटली रिवील होती है, मतलब बिल्ड हो रही हैं पर आपको जल्दी दिखाई नहीं देंगी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, सपोज करिए हम वीनस की बात करते हैं, पहले वीनस इन स्कॉर्पियो ही डिस्कस कर लेते हैं। तो आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपके लिए कौन सा रिलेशनशिप ज़्यादा हेल्दी होगा, जहाँ आप का रिलेशनशिप ट्रस्ट पे चल रहा है, जहाँ आपको आपके पार्टनर पे ट्रस्ट है, आपके पार्टनर को आप पे ट्रस्ट है, कंपैटिबिलिटी है, एक अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ बेटर रहेगा, या वहाँ जहाँ पर आपको इनसिक्योरिटीज़ हो, आपको बहुत ज़्यादा शक हो, या आप डायरेक्टली चीज़ें अपने पार्टनर से रिवील ना कर पा रहे हो, सीक्रेट्स रख रहे हो। तो ऑब्वियसली अगर आप सीक्रेट्स रख रहे हो, आप रिलेशनशिप को लेकर सिक्रेटिव हो, या बहुत इनसिक्योर हो, जेलस फील कर रहे हो, डिफेंसिव हो, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। वीनस एंड स्कॉर्पियो के साथ ये सीन होता है। तो अगर वीनस स्कॉर्पियो साइन में होता है तो ऐसे लोग अक्सर करके अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर नेचर के होते हैं। वो पॉजेसिव हो सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता अपने पार्टनर के ऊपर। हो सकता है वो उस चीज़ को रिवील ना करें, बिकॉज स्कॉर्पियो साइन का नेचर ऐसा है कि वो जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते, चीज़ों को रिवील नहीं करते, वो अपने पास दबा कर रखते हैं चीज़ों को। तो वो हो सकता है एक्सप्रेस ना करें पर मन ही मन उनकी शंका बहुत ज़्यादा हो। लेकिन हाँ, ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा है तो वो सब खराब ही हो जाएगा रिलेशनशिप, नहीं। किस हाउस में बैठा है और कौन से प्लैनेट साथ में बैठे हैं उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बट या वीनस एंड स्कॉर्पियो के साथ एक चीज़ ये देखी गई है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, देखिए स्कॉर्पियो एक ऐसा साइन है जो सीक्रेट को शो करता है, ठीक है। डार्क चीज़ें, हिडन चीज़ें, वो चीज़ें जो कॉमन प्रैक्टिस में नहीं है, बेसिकली उन चीज़ों को भी आप 8th हाउस से देखते हो। तो वो चीज़ें जो सोसाइटी में कह सकते हो कि आपको अलाउड नहीं है या नहीं करनी चाहिए, इसीलिए 8th हाउस से स्कैंडल्स को भी देखा जाता है, ठीक है। तो अगर आपका वीनस स्कॉर्पियो में है, अफ्लिक्टेड है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप किसी ऐसे इंसान से अट्रैक्ट हो रहे हो जिससे आपको नहीं होना चाहिए, या जिसके साथ आपको पता है कि आपका रिलेशन फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है, तो आप उनकी तरफ आकर्षित हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है वीनस एंड स्कॉर्पियो के साथ। या आप इस तरह की रिलेशनशिप में हो जिसे आपको हाइड करके रखना पड़ रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वो भी पॉसिबिलिटी इस कॉम्बिनेशन के साथ बन सकती है। ऐसा ही कुछ सिमिलर देखने को मिलता है जब वीनस 8th हाउस में जाता है, क्योंकि 8th हाउस की भी एनर्जी सिमिलर है। तो वीनस जब 8th हाउस में जाता है तो भी ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप एक ऐसे पार्टनरशिप में जा रहे हो, या तो वो पार्टनरशिप आप ऐसे पार्टनरशिप में हो जहाँ रिवील करना इजी नहीं है, या आपको पता है कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। या ऐसा हो सकता है कि आप खुद से बहुत सीक्रेटिव हो रिलेशनशिप को लेकर, कि आप लोगों से अपने पर्सनल लाइफ या अपने रिलेशनशिप को डिस्कस नहीं करना चाहते हो। आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं वो आप डिस्कस नहीं करना चाहते हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या वन साइडेड लव वाले केसेस भी इसमें ज़्यादा होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा साइन प्लैनेट्स स्कॉर्पियो में हो, इंक्लूडिंग वीनस और मून, और अगर यहाँ पर 8th हाउस में आपका शुक्र हो, वीनस हो, तो भी इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर किसी का मून ही स्कॉर्पियो में चला जाए तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? मून जिस भी साइन में जाता है वो बेसिकली आपकी जन्म राशि होती है, क्योंकि मून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो मून जब किसी साइन में जाकर बैठता है उसका आपकी लाइफ और आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और स्कॉर्पियो में मून डिबिलिटेटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है, तो मून के लिए इन जनरल ये पोजीशन बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है।
कुछ एस्पेक्ट्स आपको अच्छे भी मिलेंगे, बिकॉज स्कॉर्पियो एक ऐसा साइन है जो आपको इन डेप्थ चीज़ों को समझने में हेल्प करता है। तो ऐसे लोग किसी भी सब्जेक्ट को उठाते हैं या उसके बारे में पढ़ना समझना शुरू करते हैं, तो वो उसमें काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्किल्ड हो सकते हैं, बिकॉज वो डीप में जाना जानते हैं, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना, इन डेप्थ उसकी पढ़ाई करना, उन सब मामलों में मून एंड स्कॉर्पियो अच्छा है। अगर आप रिसर्च फील्ड में हो या इस तरह के किसी लाइन में हो तो ये प्लेसमेंट अच्छा है। और मून स्कॉर्पियो में है तो ऐसे लोग हो सकता है बहुत आउटस्पोकन ना हो, उनका नेचर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी बातें सामने रिवील ना करें, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन के साथ थोड़े ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी, जब तक आपसे बहुत फेमिलियर नहीं हो जाएंगे, बहुत ट्रस्ट नहीं करेंगे, और वो बात करते समय भी ये सोच समझ कर बात करेंगे कि आपके सामने कितनी चीज़ें रिवील करनी है। तो अक्सर करके मून एंड स्कॉर्पियो वाले थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, लोनर्स होते हैं, अपने अपने में ज़्यादा रहते हैं। इस साइन के साथ प्रॉब्लम ये है कि वैसे तो वाटर साइन है, बट देखिए 8th हाउस की और स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी सिमिलर है। 8th हाउस क्या है? अनस्टेबिलिटीज का हाउस है, अप्स एंड डाउन्स, ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब मून स्कॉर्पियो में जाता है तो यहाँ पर क्या होते हैं, आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत स्टेबल नहीं है, आपकी फीलिंग्स बहुत स्टेबल नहीं है। एक तो आप बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड हो जाते हो इस पोजीशन के साथ। दूसरा, आपके अंदर जो इमोशंस या फीलिंग्स हैं डीप डाउन जो भी है, उसे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। ऐसे इसीलिए ऐसा होता है कि मून एंड स्कॉर्पियो वाले जब किसी के साथ रिलेशन में आते हैं या किसी के लिए कुछ फील करते हैं, तो ये इन लोगों को बहुत टाइम लगता है अपनी फीलिंग बताने में। इन लोगों को बहुत ज़्यादा समय लगता है ताकि वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पाए। वो कॉन्फिडेंस अंदर लाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। एंड वंस दे एक्सप्रेस, तो उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने से कमिटमेंट 100% हो, ठीक है। एंड दे कैन बी वेरी इनसिक्योर एंड डिफेंसिव। तो इस वजह से क्या होता है कि इमोशनली ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। मतलब आपसे जुड़ने से पहले आपको बता नहीं पा रहे हो, और बता दिया तो उसके बाद भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो इमोशनल लेवल पे मून एंड स्कॉर्पियो वेरी अनस्टेबल प्लेसमेंट, ओके। अगर इसी प्लेसमेंट में मून राहु के साथ है तो ये इमोशंस एम्पलीफाई हो जाते हैं। जिन लोगों का भी मून और राहु साथ में है स्कॉर्पियो में, उन लोगों के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना और बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनके अंदर फियर बहुत ज़्यादा होता है। इवन मून अगर सिर्फ मून भी अगर स्कॉर्पियो में बैठा है तो भी इन लोगों के अंदर जो हिडन फियर होते हैं ना, डर, अलग अलग तरह के फोबियाज, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बट अगर राहु वहाँ पर है या किसी और तरह का एफ्लिक्शन है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अक्सर देखा है कि स्कॉर्पियो साइन में जब बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स होते हैं तो ऐसे लोग भूत प्रेत, क्राइम या इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। या तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है ऐसी चीज़ों में, या फोबिया या फियर, किसी तरह का फियर हो सकता है इनके दिमाग में। स्पेसिफिकली अगर मून राहु है, स्कॉर्पियो में है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपके इमोशनल स्टेबिलिटी पे, और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हो। किसी भी तरह की नेगेटिविटी अगर आप देखते हो या उसके बारे में सुनते हो तो आप उससे बहुत जल्दी अफेक्ट होते हो। किसी का अगर सन स्कॉर्पियो में है या 8th हाउस में है तो उसको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? 8th हाउस के बारे में प्लेसमेंट्स जो मैंने प्लानिटरी प्लेसमेंट्स डिस्कस किए हैं उसमें भी बात की हुई है सभी प्लैनेट्स के बारे में। बट या अगर सन जो है स्कॉर्पियो साइन में है या 8th हाउस में है, 8th की एनर्जी है, तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा होता है। तो इनके अंदर ना एंगर का इशू होता है, और वो भी ऐसा नहीं होता है कि वो प्रॉपरली एक्सप्रेस हो रहा है। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं, अगर किसी बात पे गुस्सा आया तो तुरंत गुस्सा कर देते हैं, चिल्ला देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। सन एंड स्कॉर्पियो वाले उस एनर्जी को ठीक से चैनल नहीं कर पाते, प्रोसेस नहीं कर पाते। इस वजह से कई बार ये लोग बहुत इनसेंसिटिव हो सकते हैं। अगर इनका कोई दुश्मन है, दुश्मन मतलब अगर इन्हें फील होता है कि किसी ने उनको नुकसान पहुंचाया, कोई उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो दे कैन बी वेरी डिफेंसिव एंड दे कैन बी वेरी इनसेंसिटिव। तो अगर वो उनके खिलाफ कोई एक्शन ले भी लेंगे तो उनको ये नहीं फील होगा कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो सकता है। बट मैं वही कह रही हूँ, ये जनरलाइज्ड रिजल्ट है, ऐसा हमें
ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ वो इंसान के अंदर इमोशंस नहीं है, ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ। बट हाँ, उस एनर्जी को, उस गुस्से को चैनल करना बहुत डिफिकल्ट होता है विद स्कॉर्पियो साइन, स्पेशली अगर सन जैसा प्लैनेट, क्योंकि स्कॉर्पियो में मार्स की एनर्जी है और सन ऑलरेडी एक हॉट प्लैनेट है, फियरी प्लैनेट है, तो उसमें पहले से गुस्सा ज़्यादा है, ईगो है, प्राइड ज़्यादा है। और जब मार्स की एनर्जी मिलती है, वो भी स्कॉर्पियो वाली एनर्जी, तो ऐसे इंसान के लिए अपना गुस्सा कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है और वो गुस्सा शो भी नहीं कर पाते। वो तुरंत गुस्सा निकल जाता है तो वो अंदर से लाइट फील करता है इंसान। लेकिन अगर सन इन स्कॉर्पियो है तो उस गुस्से को एक्सप्रेस करना भी ईजी नहीं होता है। सन अगर स्कॉर्पियो में है तो आपके फादर के साथ भी आपका रिलेशनशिप कुछ हद तक अफेक्ट हो सकता है। देखिए उसका रीज़न क्या है, मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ वहाँ पर रिस्पेक्ट या लव नहीं होगा, वो ऑफ कोर्स होगा, बट वो बहुत स्मूथ नहीं रहेगा। उनके साथ आपका रिलेशन फ्लक्चुएट करता रहे, ऐसे चांसेस ज़्यादा हैं कि किसी बात पे वो नाराज़ हो गए, फिर चीज़ें ठीक हुई एंड यू आर लाइक सब अच्छा है, और फिर कोई चीज़ होता है, कोई इंसिडेंट होता है, फिर झगड़ा हो जा रहा है या फिर कुछ मनमुटाव हो जा रहा है जिसकी वजह से बात नहीं कर रहे, वो आपसे नाराज़ चल रहे हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बिकॉज सन आपके फादर को सिग्निफाई करता है, सन आपके करियर को भी सिग्निफाई करता है, आपके करियर में भी ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। एज एन अगर आपका सन 8th हाउस में है या फिर आपका सन स्कॉर्पियो में, तो हो सकता है आपको बार बार अपना पाथ बदलना पड़े, या आपको करियर में बार बार बदलाव करना पड़े, या आप जो चाहते हो वो पाने में आपको डिफ़िकल्टी हो, बिकॉज सन इज़ ऑल्सो योर सोल, आत्मा कारक का जो नेचुरल सिग्निफिकेटर होता है आपके आत्मा का, सोल का, वो सन है। तो आप लाइफ में कौन सा पाथ लेना चाहते हो वो आपको सन बताता है। अगर सन स्कॉर्पियो में है तो ऐसा हो सकता है कि अपना रियल पाथ रियलाइज करने से पहले आप कई बार अप्स एंड डाउन्स देखो अपने करियर में, या आप जो भी पाथ चूज कर रहे हो अपने लिए, उसमें आपको बार बार रुकावटें फेस करनी पड़े और फिर आप फाइनली जाकर अपने सही पाथ या अपने सही गोल को पहचान पाते हो। अभी अगर आपका मरकरी स्कॉर्पियो में है या मरकरी 8th हाउस में है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए इसमें पॉजिटिव में ये है कि अगर आपका मरकरी 8th हाउस में है या स्कॉर्पियो में है तो अगेन आप किसी भी टॉपिक पे या किसी भी काम में आप जो एनालाइज करोगे चीज़ें, वो अक्सर करके सही साबित होंगी, क्योंकि आपका इंस्टिंक्ट, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करेगा। बट मरकरी है क्या इन जनरल? मरकरी क्या है? मरकरी आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, आपके एनालिटिकल स्किल्स है, आप कितने स्मार्ट हो, जो स्ट्रीट स्मार्ट बोला जाता है ना, कि आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छा है। कोई चीज़ आपके सिचुएशन कोई आपके सामने आई, आपने तुरंत डिसीजन ले लिया, आपको समझ में आ रहा है क्या करना है। किसी से कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है, तो आपको समझ में आ रहा है आपको कैसे डील करना है, फ्रेंड्स के साथ कैसे रहना है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, कितना आपके अंदर कहते हैं ना जो बचपना है, चीज़ों को सीखने की क्यूरियोसिटी है, वो सब कहाँ से आता है? मरकरी से आता है। तो जब मरकरी स्कॉर्पियो में जाता है, मरकरी 8th हाउस में जाता है, तो आपकी क्यूरियोसिटी सर्टेन चीज़ों में हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द हाउस इट इज़ प्लेस्ड इन, ठीक है। लेकिन आप उसमें अगर डीप में जाते हो तब तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, आप उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हो, डीप में जाके एनालाइज कर रहे हो। बट जहाँ पर मरकरी की वो वाले एस्पेक्ट्स हो जाते आते हैं ना, जहाँ पर स्मार्टनेस आप कहोगे, वहाँ पर ये प्लेसमेंट थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप जो है बहुत इनसिक्योर हो, आपको किसी से बात करनी है, आपको किसी से डील करना है, कम्युनिकेट करना है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ बीच में आ जाएंगी। आप उस इंसान से बात कर रहे हो, बहुत फ्रेंडली हो, बट बैक ऑफ द माइंड में चलेगा कि मुझे इस इंसान पर ट्रस्ट करना है कि नहीं, मैं इसे इतना बताऊं कि नहीं बताऊं, या मैं इसके लिए इतना करूं कि नहीं करूं, वो चीज़ चलती रहेगी मरकरी इन स्कॉर्पियो के साथ। तो आप बहुत कॉशियस होके फ्रेंड्स बनाओगे। कुछ मामलों में अच्छा भी है, आप फ्रेंडशिप में आप तुरंत ऐसे नहीं जा रहे हो, आप बहुत सोच समझ कर फ्रेंडशिप कर रहे हो, तो वो ठीक है। मरकरी इन स्कॉर्पियो वालों के साथ एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है, या तो वो जल्दी डेट्स लेने देने वाला कार्यक्रम रखना ही नहीं चाहते, है ना, कि किसी को पैसे उधार दिए या लिए, ये ज़्यादा करना ही नहीं चाहते।
अदरवाइज अगर वो करते हैं तो दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि मेरे पास ये आ जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बहुत इस चीज़ को लेके नॉर्मल रहते हैं, ठीक है किसी ने मांगा दे दिया, पूछ नहीं रहे, भूल गए, हाँ ठीक है वो तो दे ही देगा, ट्रस्ट है, ये वाली चीज़ रहती है। मरकरी इन स्कॉर्पियो वालों के साथ क्या होता है ना कि इनके जो बहुत क्लोज लोग भी होंगे उन पर भी फुल ट्रस्ट करके उनको कुछ देना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो ये लोग बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव होते हैं अपने इंफॉर्मेशन के साथ भी और अपने पैसों के ट्रांजैक्शन को लेकर भी। मरकरी इन स्कॉर्पियो के साथ एक और चीज़ हो सकती है कि ये साइन ऐसा है या मरकरी 8th हाउस में है, तो मरकरी बेसिकली क्या शो करता है, आप जो स्किल्स, आपका जो स्किल सेट है, या आप कितनी चीज़ें सीख रहे हो, है ना, मल्टीटास्किंग, ये सब चीज़ों को भी मरकरी शो करता है। तो या तो ये प्लेसमेंट ऐसा कर सकता है कि आपको मल्टीटास्किंग में ही प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली इफ इट इज़ अफ्लिक्टेड, तो आप मल्टीटास्किंग नहीं कर पा रहे हो, आप एक चीज़ कर रहे हो तो एक ही पे फोकस कर सकते हो, आपके लिए बहुत सारे स्किल सेट एक्यूमुलेट करना, एक्वायर करना सॉरी, बहुत मुश्किल हो रहा है। या एक चीज़ ये हो सकती है कि आपने एक स्किल सीखा तो आप उसको बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट कर पाओ या उसको यूज़ कर पाओ, उससे पहले आप चेंज कर लेते हो, बिकॉज इट्स द साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल। तो बहुत सारे स्किल्स एक्वायर करना चाह रहे हो या आप अपने स्किल्स के थ्रू अपने लाइफ में कुछ चेंज करना चाह रहे हो, तो आप पहले एक उठा रहे हो, फिर उसमें कुछ टाइम अच्छा कर रहे हो, फिर दूसरा उठा रहे हो, ये पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। बेसिकली स्कॉर्पियो और 8th हाउस कहीं आता है तो या तो वो आपके लाइफ में उस सेक्टर में स्पेसिफिकली जिस प्लैनेट से वो डील कर रहा है या जिस हाउस से, वहाँ पर या तो रुकावट क्रिएट करने की कोशिश करेगा या आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, उस एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस या चेंजेस आ रहे हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सैटर्न अगर स्कॉर्पियो में जाता है तो क्या होता है, सैटर्न देखिए नेचुरल सिग्निफिकेटर भी है 8th हाउस का, और सैटर्न भी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो वो चीज़ें शो करता है जो 8th हाउस शो करता है। तो अगर सैटर्न 8th हाउस में है तो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को मैग्नीफाई कर देगा आपकी लाइफ में। तो ये एक थोड़ा ट्रिकी प्लेसमेंट है। देखिए सैटर्न क्या शो करता है, पहले तो लॉन्ग लाइफ शो करता है, स्कॉर्पियो में है, थोड़ा आपको स्टेबल कर देगा, कुछ मामलों में स्टेबिलिटी ले आएगा, वो एक अच्छी चीज़ है। 8th हाउस में सैटर्न है तो बहुत जल्दी जल्दी बदलाव लाइफ में नहीं होंगे, चीज़ें थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो जाएंगी विद सैटर्न, दैट इज़ अ गुड थिंग। द बैड पार्ट इज़ कि सैटर्न खुद भी ब्लॉकेजेस को शो करता है, रुकावटों को शो करता है, और 8th हाउस और स्कॉर्पियो ये साइन आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस या रुकावटें शो करते हैं। तो अगर सैटर्न 8th हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप स्टक फील कर रहे हो, ठीक है, कोई रुकावट, कोई चीज़ है जैसे थोड़े टाइम चीज़ें स्मूथ चल रही, फिर लग रहा है प्रॉब्लम आ गई। सैटर्न आपके करियर या आपके प्रोफेशन को भी शो करता है, आप कहाँ सर्व कर रहे हो, कहाँ पर आपकी सर्विस जा रही है, आपका हार्डवर्क कहाँ पर जा रहा है, उसको भी शो करता है। तो ऐसे लोग या तो ऐसी चीज़ से डील कर रहे हो जहाँ वो इस तरह के ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हो। बहुत सारे जो लोग प्लम्बर्स होते हैं, जैसे पाइपलाइन वगैरह की प्रॉब्लम्स हो, या जो लाइन या आपका कंस्ट्रक्शन होता है तो जो आपके लाइंस बिछाए जाते हैं, ठीक है, ड्रेनेज वगैरह का हो गया, सिविल इंजीनियर्स बेसिकली हैं, तो वो इस तरह की चीज़ों में काम करते हैं। स्कॉर्पियो साइन किन चीज़ों को शो करता है, ऐसी जगह जहाँ पर जल्दी लाइट नहीं पहुँचती, जो बहुत डार्क प्लेसेस होते हैं, होल्स हो गए, वेल हो गया, गहरे कुएं होते हैं, तो जैसे तेल वगैरह का काम होता है, जो लोग उससे जुड़े होते हैं, ऑफशोर ऑनशोर जो इस तरह की जगहों पे काम करते हैं, तो आप इस तरह की प्रोफेशन में हो सकते हो, तो अलग चीज़ है। अदरवाइज आपको ये फील हो सकता है कि सैटर्न स्कॉर्पियो में है तो आप जिस भी काम में हो आपको बहुत ब्लॉकेज फील हो रहा है कि मैं काम कर रही हूँ या कोई काम कर रहा है तो काम रुक जा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, मुझे जो तरक्की या प्रमोशन मिलना चाहिए या जो फाइनेंशियल गेन्स मिलने चाहिए वो फाइनेंशियल गेन नहीं मिल पा रहे हैं, या आपके कर्मों में बहुत रुकावट आ रही है, आपने कोई काम उठाया तो स्मूथली नहीं हो पा रहा है, कोई भी काम उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो जब सैटर्न 8th हाउस या स्कॉर्पियो साइन में होता है तो वो इस तरह की डिफ़िकल्टीज बढ़ा सकते हैं। सैटर्न आपके आप सर्विस को शो करता है, प्रोफेशन को शो करता है, आप बहुत
ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पर आपको डीप रिसर्च करना है, चीज़ों के बारे में खोजबीन करनी है, लंबे टाइम तक कोई रिसर्च करना है, जैसे आप पीएचडी वगैरह ले लो, ये सब लॉन्ग टर्म चीज़ होती है। तो सैटर्न क्या है, डिले का कारक है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो बहुत लंबे टाइम तक आप कर रहे हो, वो चीज़ें आप सैटर्न से देख सकते हो, जिसमें समय लगता है। तो उस तरह के किसी काम में आप हो तब भी आप इस कॉम्बिनेशन का फ़ायदा ले सकते हो, फिर उसमें आपको थोड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि वो पेशेंस आपको इस पोजीशन के साथ मिलना चाहिए। बाकी ये है, एक प्रॉब्लम तो रहेगी, बिकॉज सैटर्न स्कॉर्पियो में है, तो यू विल ऑलवेज फील एट सम प्लेस। अब वो डिपेंड करता है कि प्लानिटरी पोजीशन क्या है या किस हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, बट आपको उस एरिया में हमेशा लगेगा कि आप स्टक फील कर रहे हो। ऐसा लगेगा कि वो आपके लिए एक कैद की तरह है कि आप उससे जल्दी से जल्दी फ्री होना चाह रहे हो, बट आपका कार्मिक बॉन्ड है उस जगह से, तो आपको उस डायरेक्शन में बार बार एफर्ट करना ही पड़ता है। जुपिटर अगर स्कॉर्पियो में है या 8th हाउस में है तो कैसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जुपिटर देखिए, वैसे तो मार्स के लिए फ्रेंडली प्लैनेट है और मार्स के साइन में है स्कॉर्पियो में, बट एज आई सेड स्कॉर्पियो एक बहुत ही यूनिक, एक बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है, ठीक है। तो जुपिटर क्या होता है, आपका डिवाइन विजडम है, आपकी फिलॉसफी, आपकी सोच, आपके अंदर सही गलत में फ़र्क करने की जो क्षमता है वो जुपिटर देता है। जुपिटर जो है आपके ज्ञान का भी कारक है, ठीक है। और आपके एक तरह से कहें तो आपके गुरु जो होते हैं लाइफ में, जो भी लोग आपको गाइड करते हैं, उनका भी कारक है। तो आपको लाइफ में गुरु ढूंढना या आपके लिए एक सही गाइड ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस प्लेसमेंट के साथ, बिकॉज जुपिटर स्कॉर्पियो में है, तो ऐसा लगेगा आपकी डिवाइन ब्लेसिंग आप तक रुक रुक के पहुंच रही है। मतलब आपको कोई भी काम करने में ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आपका लक जो है उस तरह फेवर नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फील हो सकती है। आपके पास नॉलेज बहुत है, आपको ऐसा लगे कि मेरे पास नॉलेज बहुत है और सब कुछ है, लेकिन कुछ रुकावट आ रही है, कोई चीज़ आ रही है जिसकी वजह से मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा, ठीक है। और जुपिटर क्या है कि है भी नॉलेज का कारक, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके एजुकेशन में, पढ़ाई में भी कुछ बाधा आ रही है, आपको बार बार आपका लाइन या स्ट्रीम चेंज करना पड़ रहा है, या किसी पॉइंट पर आपको पढ़ाई ब्रेक करनी पड़ गई, या आपका गुरु बदलना पड़ गया। तो इस तरह की जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं स्कॉर्पियो या 8th हाउस से रिलेटेड, वो आपके जुपिटर के प्लेसमेंट के साथ देखने को मिल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आपका लक कभी फेवर ही नहीं करेगा। सी, ब्लॉकेजेस के साथ क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि पाइप में ब्लॉकेज है तो फ्लो नहीं होता, जब तक कंप्लीटली ब्लॉक्ड ना हो फ्लो होता है, लेकिन वो क्या होता है रुक रुक कर पहुंचता है जहां तक पहुंचना चाहिए, तो आपको स्मूथली वो चीज़ नहीं मिलती है जो आपको चाहिए होती है। मार्स अगर अपने खुद के साइन में स्कॉर्पियो में बैठा है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, अगर कोई भी प्लैनेट, मार्स ही क्या कोई भी प्लैनेट अगर अपने खुद के साइन में बैठा है तो वो अच्छे ही रिजल्ट्स देगा आपको, तो वहाँ पर वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेगा। मार्स अगर खुद के साइन में है स्कॉर्पियो में, या मार्स 8th हाउस में, मार्स 8th हाउस में सेम नहीं रहेगा, बिकॉज अगर मार्स 8th हाउस में है और वहाँ किसी और साइन में है, किसी एनिमी साइन में है या वेल प्लेस नहीं है, तो आपको वहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो मार्स का 8th हाउस का प्लेसमेंट अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसे भी मार्स 8th हाउस में इज़ नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट। मार्स अगर 8th हाउस में जाता है, 8th हाउस जो है वो किस चीज़ का हाउस है, वो प्रॉब्लम्स का, डिफ़िकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स का है, हिडन चीज़ों का हाउस है, ठीक है। और मार्स क्या शो करता है, आपका विल पावर, आपका स्ट्रेंथ, अगर आप कोई भी टास्क लेते हो तो उसे पूरा करने की क्षमता आपको मार्स देता है। और मार्स ही अगर आपका चला गया 8th हाउस में, तो आप बेसिकली अपने लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी और स्ट्रेंथ उन चीज़ों में लगा दी जो कि आपके काइंड ऑफ रीच से बाहर है। वो अनसर्टेनिटीज़ का हाउस है ना, ऐसी चीज़ें जो आपके पकड़ में नहीं हैं, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन चीज़ों में आपने ज़्यादा एनर्जी लगा दी है। तो अगर ये प्लेसमेंट अच्छा है, अपने साइन में है मार्स, तब तो ये बहुत अच्छा है। आप कोई भी टास्क लेते हो, आप बार बार टास्क चेंज करोगे, नई चीज़ें उठाओगे, रिस्क लोगे लाइफ में, एंड यू विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि आपका 8th हाउस स्ट्रॉन्ग है। बट अगर मार्स वहाँ पर वीक पोजीशन में है, अफ्लिक्टेड है,
तो फिर आप अपना ही बार बार नुकसान करोगे, आप अपना ही रूट बार बार बदलोगे, ऐसी चीज़ों में घुसोगे, ऐसी चीज़ों में जाओगे जिससे आपकी ट्रबल्स बढ़ रही हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा चोट वोट लगने का और इस तरह का भी थोड़ा सा रहता है कि उनको बचा के रखना चाहिए खुद को, क्योंकि उनकी एनर्जी, मार्स इज बेसिकली एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, वो ऐसी चीज़ों में लगा रहे हैं जो उनके रीच से बाहर की चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं रहता है। बट मार्स अगर स्कॉर्पियो में है तो अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि मार्स अगर अपने साइन में जा रहा है तो वो जहाँ पर भी बैठा है उस हाउस को सिक्योर कर देगा। राहु और केतु अगर स्कॉर्पियो या 8th हाउस में जाएंगे तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए, अगर राहु 8th हाउस में जाता है तो इंसान को 8th हाउस रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी देता है। ऐसा इंसान चेंजेस को एम्ब्रेस करता है, ठीक है। तो उसके सामने कोई भी नई अपॉर्चुनिटी या नई चीज़ दिखेगी तो वो इंसान बहुत ज़्यादा फैसिनेट होगा, ठीक है, जिसके बारे में उसको पता नहीं है, कोई नई चीज़ दिखी तो उस इंसान का बहुत इंटरेस्ट आएगा। राहु 8th हाउस में होता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओकल्ट और पैरानॉर्मल चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेते हैं और उसके बारे में ढूंढने और जानने की भी कोशिश करते हैं। साथ ही इनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड के होते हैं। इन लोग के लाइफ में चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। और क्योंकि राहु एक तरह का ऑब्सेशन शो करता है जिस भी प्लेस पे वो होता है, तो ऐसे लोग रिस्क लेते भी हैं बहुत ज़्यादा लाइफ में, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फिडेंस होता है, बैक इन द माइंड इनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि वो सिचुएशन से डील कर लेंगे। तो ये चीज़ राहु देती है। राहु एक फेक कॉन्फिडेंस देता है सही मायने में देखा जाए तो, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है नहीं उस फील्ड का, वो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं तो उन्हें लगता है वो उस सिचुएशन से डील कर सकते हैं। राहु इन स्कॉर्पियो के साथ भी ये चीज़ हो सकती है सिमिलर। तो ऐसा नहीं है कि इन लोग के अंदर फियर या इनसिक्योरिटीज़ नहीं होती हैं बट ये लोग ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। ऐसे लोग इसी वजह से लाइफ में बहुत चीज़ें चेंज करते हैं। 8th हाउस में राहु होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्लेस चेंज करते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं, घर बहुत चेंज करते हैं, या डिपेंडिंग ऑन साइन प्लेसमेंट किस साइन में है 8th हाउस में, उसके हिसाब से भी वो उस पर्टिकुलर फील्ड में वो हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करें या चेंजेस उनके लाइफ में आए। और स्कॉर्पियो में अगर राहु है तो भी कुछ हद तक सिमिलर इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं उनकी इन सब चीज़ों में, जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी नई चीज़ आती है तो उसके बारे में सीखने का एक जो जुनून होता है वो राहु देता है स्कॉर्पियो में। और 8th हाउस में है तो इंसान रिस्क बहुत लेता है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ जो भी लाइफ में आती हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं तो एक इंसान के अंदर रहता है कि नहीं, मैं इसको डील करके सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ, वो वाली चीज़ आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको राहु के साथ मिलती हैं। बट केतु ऑन द अदर हैंड अगर 8th हाउस में है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं? देखिए, केतु आपको कहीं पर भी चार्ट में मिलता है तो वो शो करता है कि उन चीज़ों में आप ज़्यादा एकम्प्लिश्ड हो पास्ट लाइफ से, तो वहाँ आपका कुछ एक्सपीरियंस है। तो केतु अगर 8th हाउस में जाता है या स्कॉर्पियो में जाता है तो ऐसे लोग ज़्यादा चेंजेस पसंद नहीं करते, रिस्क नहीं लेना चाहते लाइफ में, क्योंकि अगर केतु 8th हाउस में जाता है तो कहीं ना कहीं नेटिव को पता होता है कि वो उस सिचुएशन से नहीं डील कर पाएगा या नहीं कर पाएगी, बिकॉज केतु आपके अंदर एक्सपीरियंसेस लेकर आता है। कुछ लोग होते हैं ना, आप देखोगे कि आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डर है, मतलब आप कुछ चीज़ों को लेकर एक्सेसिव डरते हो, कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है लाइफ में, आप बहुत चेज़ करोगे। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप एकदम ही उनसे दूर भागोगे। तो क्या होता है कि केतु जहाँ भी एक्टिव होता है उन चीज़ों में अगर आपके एक्सपीरियंसेस खराब हैं तो आप उन चीज़ों से लाइफ में डील नहीं करना चाहते हो। इसीलिए जब 8th हाउस में केतु जाता है तो ऐसे लोग जानते समझते सब हैं कि जो उनके आसपास प्रॉब्लम्स हैं या जो चेंजेस आ रहे हैं उनको वो समझ रहे हैं, पर वो कोशिश यही करते हैं कि उनके लाइफ में बदलाव कम हो, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। वो हमेशा ये कोशिश करेंगे कि वो जानबूझकर किसी प्रॉब्लम में ना फंसे, वो जानबूझकर कोई रिस्क ना लें, क्योंकि उनको पता है कि उस प्रॉब्लम का रिजल्ट क्या होगा। उनके अंदर वो एक इनहेरेंट फियर है। आप जब किसी सिचुएशन में पड़े नहीं होते हो ना, आपको नहीं पता होता है कि वहाँ पर कितना पेन होगा या कितनी तकलीफ होगी, तो आप फिर भी जो आपका डर होता है वो एक सर्टेन लेवल तक रहता है। आपको कोई मोटिवेट कर देगा तो आपको लगेगा कि हाँ नहीं, मैं इस प्रॉब्लम से निकल सकती हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हो
ठीक है, जिसका आपको पहले से एक्सपीरियंस है कुछ, आप एक बार पहले भी किसी सिचुएशन में फंस कर वो पेन झेल चुके हो, दोबारा आप उस सिचुएशन में जब जाओगे तो आपका डर अलग लेवल का होगा। इसीलिए जब केतु 8th हाउस में हो और अफ्लिक्टेड हो तो वो अलग ही लेवल के फियर्स और फोबियाज दे सकता है चीज़ों को लेकर। मतलब आप लिटरली उस चीज़ से दूर भागोगे, ऐसी भी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है लाइफ में। तो ऐसा ये रिजल्ट्स आपको बेसिकली देखने को मिलते हैं जब आपके प्लैनेट्स की 8th हाउस में या स्कॉर्पियो में बैठे होते हैं, तो आपको एक जनरल ये वाले रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अभी के लिए मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।